आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बातचीत करें कि केजरीवाल के राजनीतिक रवैये को लेकर। केजरीवाल अ, मैदान में है और उन्होंने अपना चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया। सतह पर उनके पास में एक पार्टी है जिसका नाम आम आदमी पार्टी है। उसकी तरफ से वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं लंबे समय तक। पिछले दिनों उन्होंने इस्तीफा दिया मजबूरी में। उनको अ, झूठे केस में फंसाया गया, जैसा कि उनका कहना है। मैं एक ऐसे पहलू पर बात करना चाहता हूं जो कि उनके केस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति से रिलेटेड है। केजरीवाल ने अपने भाषणों के जरिए अपनी जिसे कहें कि तथाकथित ईमानदार राजनीति के जरिए दिल्ली के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित किया और उन्होंने पार्टी बनाई और सरकार भी बनाई, लगातार सरकार। और ये उनकी ताकत है। केजरीवाल डेमोक्रेटिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो आरएसएस के साथ हैं कि नहीं है, मैं नहीं जानता। वो आरएसएस के अंदर रहे हैं कि नहीं रहे हैं, मैं नहीं जानता। लोग तरह तरह की बातें कहते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में पहली चिंता यह है जिसका कि जवाब केजरीवाल को देना होगा। अगर वो नहीं देते तो वो संदेह के घेरे में रहेंगे। केजरीवाल कभी खुल के आरएसएस की नीतियों की आलोचना क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है उनको? वो आरएसएस पर कभी आइडियोलॉजिकल अटैक क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है उनको? केजरीवाल का जो रवैया है, केजरीवाल के हाल फिलहाल में सितंबर से लेकर अब तक 2 लेटर उन्होंने आरएसएस के प्रमुख को लिखे। एक जंतर मंतर पर जो वो अपना प्रोग्राम कर रहे थे 22 सितंबर को 2024 में, तो उन्होंने 5 सवाल पूछे थे आरएसएस प्रमुख से। अभी हाल फिलहाल में ही, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखी है आरएसएस प्रमुख को कुछ सवाल पूछते हुए। समस्या यह है कि क्या केजरीवाल जानते नहीं है कि आरएसएस कैसे काम करता है? अगर जानते हैं तो बोलते क्यों नहीं? केजरीवाल इतने इनोसेंट नहीं है कि आरएसएस कैसे काम करता है और किस घृणित तरीके से काम करता है। हिंदुस्तान के जनतंत्र को नष्ट करने में आरएसएस के हाथ रंगे हुए। हिंदुस्तान की जनता के अधिकारों को छीनने में आरएसएस के हाथ रंगे हुए हैं। ये केजरीवाल को तो ये आलोचना के केंद्र में ये चीज लानी होगी। ये कैसे संभव है कि केजरीवाल खाली चिट्ठियां लिखें और अच्छे बच्चे की तरह चिट्ठी लिखें? जैसे बेटा अपने बाप को चिट्ठी लिखता है, पापा पापा। पड़ोस में ये हो रहा है पापा, पड़ोस में ये हो रहा है पापा, पड़ोस में ये हो रहा है। हाँ? छोटा भाई ये कर रहा है, बड़ा भाई ये कर रहा है। ये क्या, ये शिकायती लहजा है? आरएसएस प्रमुख केजरीवाल के पापा नहीं है जो उनकी चिट्ठियों का जवाब दें, जो उनके उठाए सवालों का जवाब दें। या केजरीवाल कहे कि वो उनके पापा हैं इसलिए वो चिट्ठी लिखते हैं।
केजरीवाल को दो में से एक चीज स्पष्ट करनी होगी। आरएसएस के सरसंघ चालक या आरएसएस उनका पितृघर है या नहीं है। अगर पितृघर नहीं है तो वो शिकायत, अनुरोध क्यों करते हैं आरएसएस से? वो आरएसएस पर आइडियोलॉजिकली खुलकर अटैक क्यों नहीं करते? उनके जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो आरएसएस के लोगों पर खुल के अटैक क्यों नहीं करते? मेरी नॉलेज में नहीं है। मैंने कहीं नहीं देखा कि संजय सिंह ने कभी आरएसएस के खिलाफ में कोई एक बहुत ही धाकड़ स्पीच दी हो। नरेंद्र मोदी को गाली देना आसान है, अमित शाह को गाली देना आसान है, लेकिन आरएसएस की आलोचना जब तक आप नहीं करते, इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम नरेंद्र मोदी की आलोचना करेंगे और आरएसएस की रक्षा करेंगे या आरएसएस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, उनसे खाली अन्य विनय करेंगे, क्यों? आरएसएस वाले पापा लगते हैं। आप गुड बॉय हैं और मोदी बैड बॉय हैं। बैड बॉय की शिकायत करेंगे एज ए गुड बॉय। ये जो गुड बॉय और बैड बॉय का जो रवैया है आरएसएस के प्रति, ये रवैया दिमाग से निकाल दें केजरीवाल। केजरीवाल ने जिस चीज को लेके कैश किया पॉलिटिक्स में, स्वच्छ ईमानदार प्रशासन, उस स्वच्छ ईमानदार प्रशासन की धज्जियां उड़ चुकी हैं दिल्ली में। मैं पिछले कई साल से दिल्ली में रह रहा हूं और मैं बहुत करीब से बहुत सारी चीजें देखता रहा हूं और जानता हूं। हर स्तर पर पैसा वसूली, धन वसूली सरेआम हो रही है। कहीं पर भी आम आदमी पार्टी के लोगों को हमने नहीं देखा एक्टिव कि वो धन वसूली को रोके, बल्कि लगातार यह देखा जा रहा है कि वे खुद शामिल है धन वसूली के काम में, करप्शन के काम में। लोकतंत्र में केजरीवाल की इज्जत थी एक ईमानदार राजनेता की, आज वो इज्जत खत्म हो चुकी है। केजरीवाल ने जब सत्ता हासिल की थी तो उन्होंने आरोप लगाया था कि शीला दीक्षित करप्शन में आकंठ डूबी हुई है। वो बहुत मोटी फाइल दिखाते थे, इतनी बड़ी करप्शन की फाइल है उनकी। इतने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं, ये तीसरा टर्म है जो खत्म होने जा रहा है। सॉरी, एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई शीला दीक्षित के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के लोगों ने घर घर पूरी दिल्ली में प्रचार किया, आरएसएस के लोगों ने घर घर पूरी दिल्ली में प्रचार किया, बीजेपी ने प्रचार किया कि शीला दीक्षित भ्रष्ट है। शीला दीक्षित के जमाने का एक भी करप्शन का कारनामा, घोटाला सामने नहीं आया। उल्टे हुआ केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे लोग तमाम किस्म के झूठे सच्चे आरोपों में जेल में बंद कर दिए गए। अरे शपथ तो लेकर गए थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ काम करेंगे, कांग्रेस के नेताओं को एक्सपोज करेंगे, लेकिन आपने तो कांग्रेस के नेताओं को एक्सपोज नहीं किया, उनके करप्शन उजागर नहीं किए। यही झूठा प्रचार तो आरएसएस के लोग कर रहे थे और वही झूठा प्रचार केजरीवाल ने किया। नरेंद्र मोदी भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर पाए अपने पूरे 10.5 साल के शासन में कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ में दिल्ली में। घनघोर भयानक कैंपेन किया और मीडिया ने भयानक कैंपेन किया, और केजरीवाल अपने को ईमानदारी का एक आइकॉन बनाकर पेश करते रहे।
हम सब लोग ये मान के चल रहे थे केजरीवाल बोल रहे थे सच बोल रहे हैं, सच के अलावा झूठ नहीं बोलते वो। लेकिन केजरीवाल ने अपने हाथों अपनी इज्जत खत्म कर दी। कम से कम वो ईमानदारी से यही कह सकते थे कि हम जब सत्ता में आए तो हमने कागज देखे, हमने जानकारी हासिल की ऑथेंटिक, तो पता चला कि शीला दीक्षित ने कोई अपराध नहीं किया है। यही कहते, अपने कहे पर माफी मांगते जनता से। वो भी नहीं किया। आप याद कीजिए केजरीवाल के भाषणों को जो उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ दिए थे। शीला दीक्षित ने जब सत्ता छोड़ी और केजरीवाल सत्ता में आए, दिल्ली में 130 से अधिक फ्लाईओवर और हाईवे वो तैयार करके गई थी। दिल्ली को आधुनिक दिल्ली में कन्वर्ट करके गई थी। दिल्ली के पास में अनेक अधिकार थे जो केंद्र से लिए थे। केजरीवाल के 10 साल के शासन में वे सारे अधिकार केंद्र ने पुनः छीन लिए और अब म्यूनिसिपैलिटी से भी बदतर स्थिति कर दी है सरकार की। केजरीवाल ने तो कभी आंदोलन नहीं किया इसके खिलाफ कि दिल्ली के अधिकार छीने जा रहे हैं, हम आंदोलन करेंगे। केजरीवाल के लोगों ने कभी सड़कों पर 10 दिन 15 दिन जाम नहीं लगाया। खाली जवानी जमा खर्च, खाली लीगल लड़ाई। नरेंद्र मोदी को पूरा अधिकार कि वो चाहे तो दिल्ली के चाहे जितने अधिकार छीन ले, कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं, आरएसएस के ऊपर कोई हमला नहीं। आरएसएस की छत्र छाया में, आरएसएस के इशारे पर दिल्ली के सारे अधिकार छीने गए। मैं साफ कहना चाहता हूं, आरएसएस की छत्र छाया में, आरएसएस को संतुष्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन के केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया वहां। और सारे अधिकार छीन लिए गए। केजरीवाल ने तो आरएसएस पर अटैक नहीं किया। ये ये कैसा आरएसएस के प्रति नजरिया है कि दिल्ली की जनता के अधिकार छीने जाए तब आप आरएसएस पर अटैक न करें, तब आप आंदोलन न करें, आप झूठ बोले शीला दीक्षित के बारे में, उसके लिए आप माफी न मांगे। एक ईमानदार राजनेता की यह खूबी होती है कि वो अगर गलती करता है तो पब्लिकली कहता है कि मुझसे गलती हुई, मैंने झूठ बोला। कोई उनको पद से हटाने थोड़ी जा रहा था, उनके पास में ब्रूट मेजोरिटी है। अपार बहुमत जिसे हम लोग कहते हैं, अपार बहुमत के आधार पर जब केजरीवाल का हाल यह है कि वो दिल्ली को मिले हुए जो संवैधानिक अधिकार थे, उन अधिकारों की वे रक्षा नहीं कर पाए। उन अधिकारों को जब मोदी ने छीना तो उसके खिलाफ में वे सड़कों पर आंदोलन नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि इस 10 साल के अनुभव केजरीवाल का यह है कि केजरीवाल लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। केजरीवाल भाषण अच्छा दे सकते हैं, लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट और आंदोलन का भाव, कुर्बानी का भाव बेहद जरूरी है। केजरीवाल के अंदर लोकतंत्र के लिए कुर्बानी का कोई भाव नहीं है, यह मैं साफ कहना चाहता हूं। केजरीवाल जब जिस समय अन्ना हजारे के आंदोलन में काम कर रहे थे, तब भी मैंने अन्ना हजारे के आंदोलन को लेकर जमकर लिखा था कि यह एकदम जन विरोधी आंदोलन है। मेरी बात सारी सच हुई। वे सारे लोग एक्सपोज हुए जो अन्ना हजारे के साथ थे, इंक्लूडिंग केजरीवाल। केजरीवाल के पिछले 10 साल के शासन में जो सबसे बड़ी क्षति हुई, जिसकी वजह से आज दिल्ली एकदम
नगर पालिका से भी बदतर स्थिति हो गई दिल्ली की, कि दिल्ली के पास में जो पहले से उपलब्ध अधिकार थे, वे अधिकार भी अब छीन लिए गए। नाम मात्र की सरकार है। केजरीवाल कभी 10,000 लोगों का, 20,000 लोगों का जुलूस लेके उन्होंने चक्का जाम नहीं किया कि नहीं, हम नरेंद्र मोदी को काम नहीं करने देंगे। आप याद कीजिए उस केजरीवाल को जो अन्ना हजारे के साथ लग के वंदे मातरम कर रहा था और इनकलाब जिंदाबाद कर रहा था, और वही केजरीवाल वही केजरीवाल जब दिल्ली की जनता के संवैधानिक अधिकार छीने गए तो वो इनकलाब जिंदाबाद करते हुए आंदोलन करता दिखाई नहीं दिया। और ये एक बहुत गंभीर राजनीतिक भूल है केजरीवाल की जो उसने की है, और इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। मैं नहीं जानता क्या सजा मिलेगी। मेरी कोई व्यक्तिगत जिसे कहे कि केजरीवाल के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो केजरीवाल के कामकाज के तरीके को पसंद करता हूं। मैंने उसकी प्रशंसा भी की है। उनके ऊपर जब हमले हुए उसके पक्ष में, उनके पक्ष में लिखा भी है। लेकिन जब आप वोट देने जाएंगे तो आपको केजरीवाल का समग्रता में मूल्यांकन करना होगा। और केजरीवाल का जो ये जो एटीट्यूड है आरएसएस के प्रति, ये बहुत खतरनाक एटीट्यूड है। आज की डेट में कोई भी राजनीतिक दल आरएसएस के बारे में अपना स्टैंड घोषित किए बिना काम नहीं कर सकता। केजरीवाल जिस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आरएसएस के खिलाफ है या आरएसएस के पक्ष में। आरएसएस सबसे खतरनाक जन विरोधी संगठन है। केजरीवाल इसे नहीं जानते, यह कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन केजरीवाल बोलते क्यों नहीं है? केजरीवाल के अंदर डेमोक्रेटिक फोर्सेस को लेकर, लोकतांत्रिक शक्तियों को लेकर, राजनीतिक शक्तियों को लेकर इस तरह का अनटचेबल भाव क्यों है? राहुल गांधी खुलकर बोलते हैं आरएसएस के खिलाफ। केजरीवाल के मुंह में दही जमा हुआ है, आवाज नहीं निकलती केजरीवाल की। यह चिंता की चीज है। लोकतंत्र को अगर बचाना है और दिल्ली को बचाना है तो आरएसएस को एक्सपोज किए हुए बिना आप बचा नहीं सकते। ये तमाम किस्म की जो रेवड़ियां बांटने की जो कल्चर, लालच पैदा करके वोट हासिल करने की कल्चर विकसित हुई है, ये कल्चर बहुत दुखदाई है। केजरीवाल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। इसने पूरी की पूरी राजनीति को एकदम रिएक्शनरी राजनीति की क्रीड़ा स्थली बना दिया है। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को सभी सीट मिल जाए, वर्चुअली 3 सीट मिली थी बीजेपी को विपक्ष में, जिसे सारी सीट मिल जाए, उस व्यक्ति की स्थिति यह हो कि जब उसके अधिकार छीने जाए तो वो दिल्ली में 50,000 का, 20,000 का वो जुलूस निकाल के, वो धरना देके वो प्रतिवाद न करे। आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी। कांग्रेस ने अपने शासन में कम से कम यूपीए की सरकार में दिल्ली को अनेक अधिकार दिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री इस मामले, अनेक मामलों में स्वतंत्र था फैसले लेने के मामले में। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की मिली भगत, मैं जानबूझ के कह रहा हूं ये बात, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अधिकारों पर हमला बोला और केजरीवाल ने चुपचाप खाली कोर्ट में गए, कोर्ट में से आए। अरे, कानून से आप दिल्ली को अधिकार नहीं दिला सकते। कानून से आपको कोई अधिकार नहीं मिलने वाला। कानून भी तब काम करता है जब जनता में आंदोलन होते हैं।
जनतंत्र में कानून तब फलीभूत होता है जबकि जनता आंदोलन करती है। सरकारें तब काम करती है जब जनता आंदोलन करती है। सरकार काम कर रही है इसलिए राजनीति फलीभूत होगी, यह संभव नहीं। तो केजरीवाल का जो सबसे बड़ा ब्लंडर अगर मुझसे पूछे पिछले 10 साल का, वो ये है कि उसने आरएसएस के प्रति अपना एक, जिसे कहें कि रसगुल्ला भाव रखा। मीठा, आरएसएस तो मीठा है। कांग्रेस के प्रति एकदम शत्रु भाव। जिस कांग्रेस ने तमाम अधिकार दिल्ली प्रशासन को दिलवाए थे, मैं कांग्रेस ही नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे वोट देने का मौका मिलेगा तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, चाहे कांग्रेस हारे या जीते। क्योंकि कांग्रेस ने इन प्रैक्टिस कम से कम दिल्ली को अधिकार संपन्न तो बनाया था। शीला दीक्षित ने डेवलपमेंट का काम तो किया था। खाली विज्ञापन एजेंसियों के प्रोपेगेंडा के आधार पर केजरीवाल मीडिया में अपना स्पेस बनाए हुए हैं। इसमें मैं बाद में कभी बात करूंगा। मैं जो दूसरी चीज जिसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वो यह कि केजरीवाल का आरएसएस के प्रति आक्रामक रुख क्यों नहीं है। केजरीवाल खुल के कहें कि आरएसएस उनका मित्र संगठन है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे, मैं स्वागत करूंगा इसका। कम से कम केजरीवाल का मूल्यांकन करने में सुविधा होगी। लेकिन एक चीज जरूरी है कि वे आरएसएस के बारे में अपना स्टैंड क्लियर करें कि आरएसएस किस तरह का संगठन है, आरएसएस की विचारधारा क्या है, केजरीवाल उसे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। आरएसएस के हाथ जनतंत्र के खून से रंगे हुए हैं। जनतंत्र की जगह जगह हत्या हो रही है और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। केजरीवाल इस बात को जान लें कि आज अगर जनतंत्र बचाना है तो आरएसएस पर अटैक किए बिना आप जनतंत्र नहीं बचा सकते। बीजेपी एक मोहरा है, राजनीतिक मोहरा है खाली। असल है आरएसएस। तो केजरीवाल को आरएसएस के बारे में अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। केजरीवाल को यह स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा जब दिल्ली के संवैधानिक अधिकार चले गए, छीन लिए गए, तो उन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया। उन्होंने खाली नॉमिनल फॉर्मल प्रोटेस्ट के तौर पर केस लड़के बात क्यों खत्म कर दी, बयानबाजी देके बात क्यों खत्म कर दी। इतना आसान है राजनीतिक अधिकारों के हनन पर चुप रह के काम करना। अगर ऐसा ही होता तो स्वाधीनता की लड़ाई के लिए तो हम प्रयत्न ही नहीं करते, कुर्बानियां ही नहीं देते। दिल्ली को ये अधिकार जो मिले थे वे दिल्ली की जनता ने वर्षों से उसकी डिमांड की थी, उसके बाद ये अधिकार मिले और केजरीवाल ने आसानी से उन अधिकारों को जाने दिया। और यह केजरीवाल का सबसे बड़ा राजनीतिक अपराध है। केजरीवाल लड़े होते, उनकी सरकार गिरा दी गई होती, हम खुश होते। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जनतंत्र के लिए लड़े, लेकिन केजरीवाल तो जनतंत्र के लिए नहीं लड़े। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। केजरीवाल के शासन में आने के बाद दिल्ली में करप्शन बढ़ा है। दिल्ली में करप्शन, केजरीवाल जब आए थे तो लोग आतंकित थे, घूस नहीं लेते थे डर के बारे में। यह सच है, केजरीवाल का असर दिखाई दे रहा है। लेकिन आज तो हर जगह हर स्तर पर घूस ली जाती है। कोई प्रशासन का, राज्य सरकार का कोई असर नहीं है, कोई आतंक नहीं है, बल्कि वे लोग जो राज्य सरकार में शामिल हैं आम आदमी पार्टी के,
तमाम लोग नीचे जो उनके संरक्षण में लोग काम कर रहे हैं, वे खुलेआम घूस ले रहे हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है। ऊपर ईमानदार लोग रहेंगे और नीचे बेईमान काम करते रहेंगे। ये तो ये तो चलने वाली नहीं है ज्यादा दिन। तो केजरीवाल की जो पूरी क्रेडिबिलिटी जिस पर टिकी हुई थी, वो तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और आखिरी चीज जिसका कि उत्तर केजरीवाल को अब चुनाव में हर स्तर पर देना होगा। शीला दीक्षित ईमानदार थी या बेईमान थी? केजरीवाल अपने कहे के लिए माफी मांगे या बताएं कि उन्होंने क्या एक्शन लिया शीला दीक्षित के खिलाफ और उनके अपराधी अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने घूस ली थी, जिन्होंने बेईमानियां की थी। केजरीवाल ने झूठ का बवंडर खड़ा करके, जैसे आरएसएस के लोग बवंडर खड़ा करते हैं, ठीक वैसे ही उसने झूठ का बवंडर खड़ा किया शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। 2G स्पेक्ट्रम को लेकर केजरीवाल ने झूठ बोला, वो एक्सपोज हुआ। कोल आवंटन को लेकर केजरीवाल ने झूठ बोला, वो एक्सपोज हुआ। शीला दीक्षित को लेकर केजरीवाल ने झूठ बोला, वो एक्सपोज हुआ। सवाल यह, केजरीवाल को इतना झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? केजरीवाल कोई पॉजिटिव पॉलिटिकल प्रोग्राम के आधार पर चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्यों लोगों को करप्शन 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 कह के भ्रमित किया गया कि हम तो करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस तो करप्ट पार्टी है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस करप्ट पार्टी नहीं है। सवाल यह कि जो आपने आरोप लगाया, उस आरोप पर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? और अगर आपको प्रमाण नहीं मिले तो आपको कहना चाहिए, खुल के कहना चाहिए कि हमें शीला दीक्षित के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिले। लोकतंत्र में झूठ बोलना और झूठ बोल के वोट लेना और झूठे आरोप लगाना, ये सबसे बड़ा राजनीतिक अपराध है। और इस मामले में आप, मोदी और आप में कोई फर्क नहीं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी यही काम कर रहे हैं और केजरीवाल भी यही काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही भयानक चीज है। आप नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे कैसे? झूठ बोल के या सच बोल के? झूठ के अनुसार आचरण करके या सच के अनुसार आचरण करके? झूठ बोल के आप नरेंद्र मोदी को पछाड़ नहीं सकते, बल्कि नरेंद्र मोदी के पॉकेट में चले जाएंगे। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती केजरीवाल जी। नरेंद्र मोदी कीचड़ है और आप भी कीचड़ हैं। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकती। कीचड़ से अगर कीचड़ साफ करेंगे तो कीचड़ ही रह जाएगी। दिल्ली के लोगों को यह बात समझनी होगी। लोकतंत्र के लिए स्वच्छ पानी की जरूरत है, लोकतंत्र के लिए कीचड़ की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा अपराध किया कि उसने झूठ बोला और झूठ का बवंडर खड़ा किया और शीला दीक्षित और कांग्रेस के खिलाफ बवंडर खड़ा किया। बेहतर तो यही होता कि 5 कांग्रेस के नेता या 5 कांग्रेस के मंत्री या उनके अंडर में काम करने वाले लोग वो करप्शन में पकड़े जाते, उनके ऊपर केस चलते, वो जेल में होते। लेकिन यहां तो उल्टा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, बरसों जेल में रह रहे हैं, बेचारी जमानत नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी झूठे केस लगा के उन्हें बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि आदमी झूठ बोलता है और नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा तो कोई है नहीं। यह सच है कि नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर हमले किए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर हमले इसलिए नहीं किए कि वो केजरीवाल की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता, बल्कि हमले इसलिए किए गए कि वो नहीं चाहता कि उससे बड़ा कोई झूठा आदमी विकसित हो। तो ये तो दो झूठों की लड़ाई है। दो झूठे लड़ रहे हैं एक दूसरे से।
इसमें सच कहीं नहीं आता। सच वह है कि कांग्रेस, जिसके ऊपर दिल्ली में उंगली उठाने की हिम्मत नरेंद्र मोदी की भी नहीं है और आज केजरीवाल की भी नहीं। इलेक्शन में कौन जीतता है कौन हारता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सच आज कांग्रेस के साथ है। और हकीकत यह कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर। नरेंद्र मोदी के पास संगठन भी है, पैसे का बड़ी ताकत भी है। केजरीवाल के पास में विशाल संगठन है और पैसे की भी ताकत है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि न तो उसके पास पैसा है और न संगठन की ताकत है। हाँ, लेकिन हाँ, कांग्रेस के पास सच है। और ये अपने आप में एक बड़ी विलक्षण चीज है। कांग्रेस सच के साथ खड़ी है, केजरीवाल झूठ के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी महाझूठ के साथ खड़े हैं। और ये त्रिकोणा संघर्ष दिल्ली में है। और इसमें केजरीवाल से जो मैंने बात पूछी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केजरीवाल आरएसएस पर उनका स्टैंड क्या है ये बताएं। आरएसएस के राजनीतिक मसलों पर वे क्यों नहीं बोलते, राजनीतिक नीतियों पर वे क्यों नहीं बोलते, आरएसएस के लोग जहां दंगे करते हैं उन दंगों के बारे में वे क्यों नहीं बोलते, उन पर अटैक क्यों नहीं करते। शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने जो आरोप लगाए थे, वे आरोप वे क्यों सिद्ध नहीं कर पाए। थर्ड, पिछले 10 साल में दिल्ली के जो अधिकार छीन लिए गए, उनको वापस लाने के लिए केजरीवाल सड़कों पर क्यों नहीं उतरे। फोर्थ, केजरीवाल करप्शन क्यों नहीं रोक पाए। और ये जो सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी है ना, जिसकी केजरीवाल बहुत वकालत करते हैं, उस ट्रांसपेरेंसी की पोल खुल चुकी है। केजरीवाल के पास में खूब पैसा है, तरह तरह से पैसा है। पैसे की कोई कमी नहीं केजरीवाल के पास, आम आदमी पार्टी के पास, बीजेपी के पास में भी पैसे की कोई कमी नहीं। अब मुसीबत यह है कि दो पैसे वालों की लड़ाई है डेमोक्रेसी के लिए, और डेमोक्रेसी के नहीं, दिल्ली में सरकार के लिए। एक जमाने में कांग्रेस पैसे वाली पार्टी होती थी, आज वो पैसे वाली नहीं है, सच वाली पार्टी है। ये सच के नाम पर आए थे, ये झूठे साबित हुए। वो सच बोलकर आए थे, वो महाझूठे साबित हुए। आप केजरीवाल से पूछें कि आरएसएस के सरसंघ चालक को भी चिट्ठी क्यों लिखते हैं। ये क्या गुड बॉय है? क्या आरएसएस के सरसंघ चालक उनके फादर लगते हैं? अमित शाह, नरेंद्र मोदी बैड बॉय है आरएसएस के? गुड बॉय बैड बॉय की शिकायत कर रहा है पापा से? क्या ये पिता पुत्र का संबंध है? अगर ये पिता पुत्र का संबंध है तो तब भी बताया जाना चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि ये पत्र लेखन और ये प्रश्न पूछना पापा से, ये सिर्फ ये सिर्फ आशीर्वाद लेना है कि पापा मुझे आशीर्वाद दो, मैं विजय करके लौटूं। जाहिर है कि अच्छा बच्चा और बुरा बच्चा, पापा तो ध्यान रखेंगे ही इसका। और यही वह खतरनाक जगह है जहां से कि डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा नुकसान उठा रही है। और ये आपकी समस्या है कि ये जो गुड बॉय और बैड बॉय और ग्रेट फादर के बीच का जो कॉम्बिनेशन जो विकसित हो रहा है, इसको आप समझें। इसके पीछे की जो जनतंत्र विरोधी राजनीति और गठजोड़ है उसे समझें। संयोग की बात देखिए कि कांग्रेस सच के साथ खड़ी है,
केजरीवाल झूठ के साथ और नरेंद्र मोदी महाझूठ के साथ। फिलहाल इतना ही। दिल्ली में चुनाव जो जो आएगा, बातें और बढ़ेंगी, केजरीवाल पर और बातें होंगी। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।